हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम टाइम नंबर 1 में। दोस्तों एक वीडियो फिर आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। इसके पहले आप लोगों ने जैन धर्म के बारे में पढ़ा था, तो अब हम लोग उसी के आगे टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो है पढ़ा था जैन धर्म और बौद्ध धर्म। उसके पहले हम लोगों ने काफ़ी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मगध का उत्कर्ष। मगध के उत्कर्ष में मगध का राजवंश पढ़ेंगे हम लोग। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कितने वंश आपके बने और वंश के साथ साथ कौन कौन से राजा आए, और इस राज में मगध के राजवंश में टोटल राजा कौन कौन से थे और इसमें कितने राजा राज किए। चलिए सबसे पहले हमारा आता है बृहदत्त वंश। कौन सा आता है? बृहद्रथ वंश आता है। तो बृहदत्त वंश में आपको बता दें कि 3 राजा हुए। पहला राजा था बृहदत्त, जो बृहदत्त वंश का संस्थापक था, और दूसरा जरासंध इसका पुत्र था, फिर रिपुंजय। ये लगातार बृहदत्त वंश के राजा बने। इसके बाद आपका आता है हर्यक वंश। हर्यक वंश में जो आपका राजा था वो था बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार। तो बिंबिसार हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसके बाद अजातशत्रु आता है और फिर उदयन आता है। उदयन के बाद अनिरुद्ध, मुंड और नागदशक, ये आपके राजा आते हैं हर्यक वंश में। ये मतलब जो है लाइन से आपके राजा आते हैं। उसके बाद आपका आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश में आपका आता है शिशुनाग और कालाशोक। शिशुनाग रहता है और कालाशोक ये आपके जो है राजा रहते हैं। फिर आता है नंद वंश, और नंद वंश में जो है महापदम नंद रहता है। फिर घनानंद। घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक रहता है। वैसे ही नंद वंश खत्म होने के बाद आपका आता है मौर्य वंश। मौर्य वंश में आपको बता दें कि चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं, फिर बिंदुसार आते हैं और अशोक आते हैं। तो ये आपके 5 वंश बनते हैं मगध के राजवंश में। तो सबसे पहला वंश आपका रहता है बृहदत्त वंश, दूसरा रहता है हर्यक वंश, तीसरा रहता है शिशुनाग वंश, चौथा रहता है नंद वंश और 5वां रहता है मौर्य वंश। तो इन 5 वंश को आप लोगों को क्लियर कर लेना है कि मगध के राजवंश में टोटल वंश कितने बनते हैं और इसमें जो राजा होते हैं कितने राजा आपके टोटल बनते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखिए हम लोग बात करेंगे बृहदत्त वंश के बारे में। तो बृहदत्त वंश को मगध का सबसे प्राचीनतम राजवंश कहा जाता है। बृहदत्त वंश को मगध का सबसे प्राचीनतम राजवंश कहा जाता है। और अगर हम बात करें इसके संस्थापक की कि बृहदत्त वंश का संस्थापक कौन था, तो बृहदत्त था। बृहदत्त वंश का संस्थापक कौन था? बृहदत्त था। इसका पुत्र था जरासंध। कौन था? जरासंध इसका पुत्र था, जो वीर एवं प्रतापी शासक था। ठीक, जरासंध क्या था? वीर एवं प्रतापी शासक था। और उसके बाद उसने क्या किया? उसने समस्त उत्तरी भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहा। समस्त उत्तरी भारत में इसने क्या करना चाहा? विस्तार करना चाहा, अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहा। उसके बाद देखिए साम्राज्य के विस्तार के क्रम में उसका विरोध हुआ। इसके साम्राज्य के विस्तार के क्रम में विरोध हुआ, मतलब काफी लोग इसका जो है विरोध करने लगे। तो वहीं से जो है देखते हैं आगे। फिर हुआ ये कि भीम एवं जरासंध के मध्य मल्ल युद्ध हुआ, जिसमें जरासंध की मृत्यु हो गई। आप लोग महाभारत में देखे होंगे कि भीम जरासंध की और भीम की युद्ध होता है, तो उसमें भीम क्या करते हैं? जरासंध के दोनों पैरों को अलग कर देते हैं, मतलब बीच से फाड़ देते हैं ना। तो उस युद्ध में जरासंध की मृत्यु हो जाती है। तो यहीं से जो है जरासंध का काम खत्म हो जाता है। इसके बाद आते हैं रिपुंजय। रिपुंजय जो रहता है बृहदत्त वंश का अंतिम शासक रहता है। रिपुंजय बृहदत्त वंश का अंतिम शासक रहता है। अब रिपुंजय की हत्या कर देता है इसका मंत्री। रिपुंजय की हत्या कौन कर देता है? इसका मंत्री पुलिक रिपुंजय की हत्या कर देता है और अपने पुत्र को गद्दी पर बैठाता है। पुलिक क्या करता है? रिपुंजय की हत्या करके अपने पुत्र को राजगद्दी पर बैठाता है
अच्छा, पुलिक होता कौन है? रिपुंजय का मंत्री है, रिपुंजय का मंत्री है पुलिक। अब फिर उसके पुत्र की किसी ने हत्या कर दी, उसके पुत्र की किसी ने हत्या कर दी, इसका उल्लेख हम लोगों को नहीं मिला है, तो इसके पुत्र की किसी ने हत्या कर दी, यहीं से इस वंश का अंत हो जाता है, यहीं से जो है बृहदत्त वंश का अंत हो जाता है। आपको हम बता दें, जो मगध का राजवंश का जो उल्लेख मिलता है वो अथर्ववेद में मिलता है। किसमें मिलता है? अथर्ववेद में। आप लोगों को बताया गया था जो है काफी टाइम पहले वीडियोस में कि ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, तो ये सारी चीजों के बारे में आपको बताया गया, वेदों के बारे में बताया गया था। अथर्ववेद एक ऐसा वेद है जिसमें जादू टोना है ना, ऐसे सारी चीजें आपके ऐसे उल्लेख मिलते हैं। तो इसके बाद देखिएगा, यहीं से आपके हर्यक वंश की शुरुआत हो जाती है, और हर्यक वंश की शुरुआत हो जाती है और बृहदत्त वंश का अंत हो जाता है। तो अब हम लोग इसके बाद पढ़ते हैं हर्यक वंश। हर्यक वंश में सबसे पहला जो इसका संस्थापक था, कौन था? बिंबिसार था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। देखिए, एक है बिंदुसार और एक है बिंबिसार। तो बिंदुसार जो है आपको मौर्य वंश में मिलेगा, ये बिंबिसार है, तो हर्यक वंश में आपको मिलेगा ये। और आपको हम बता दें, हर्यक वंश 544 से 492 ईसा पूर्व तक इसका जो है राज था हर्यक वंश का। हर्यक वंश 544 बीसी से 492 बीसी तक ये चला था। इसके बाद देखिए, इसका जो है बिंबिसार का उपनाम था श्रोणिक। बिंबिसार का उपनाम क्या था? श्रोणिक, जिसे कहा जाना जाता, किसके माध्यम से हम लोगों को पता चला? जैन ग्रंथों में। जैन ग्रंथों के माध्यम से हम लोगों को पता चला कि बिंबिसार का जो उपनाम है वो श्रोणिक है। समझ में आ गई बात? इसके बाद आता है सेनिया, एक और नाम से इसे जाना जाता है सेनिया। सेनिया का मतलब होता है स्थायी सेना रखने वाला, स्थायी सेना रखने वाला। इसके पहले जितने भी शासक हुए इस वंश में या इसके पहले वाले वंश में, तो उसमें कोई स्थायी सेना नहीं थी। लोगों को ले लिया जाता है, काम करने के बाद उसको छोड़ दिया जाता था, ठीक। लेकिन इसने क्या किया, बिंबिसार ने क्या किया, एक स्थायी सेना बनाई, और स्थायी सेना को बनाने के बाद अपना मतलब एक रिजर्व रख लिया। जैसे ही कभी किसी दूसरे जो है राज्य में अगर आक्रमण करना होता था, तो इसके पास जो है रिजर्व के लिए सेना रहती थी और खाना पीना सारी व्यवस्थाएं करके रखता था। तो इसीलिए इसे सैनिया भी कहा जाता है। तो सैनिया का मतलब ये होता है कि ये स्थायी सेना रखता था। समझ में आ रही बात? स्थायी सेना रखने वाला। फिर आता बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। बिंबिसार क्या था? बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसके पहले ऐसा कोई मतलब ये अब क्या करेगा, अपने इसी मगध वंश को और विस्तार करेगा। और विस्तार करने का मतलब यह है कि ये बिंबिसार क्या करता है, साम्राज्य विस्तार के लिए शादियां करता है, मैत्री संबंध बनाता है और युद्ध करता है। तो हर जगह से ये साम्राज्य विस्तार, इसको केवल एक ही मतलब इसका मोटिव था कि ये अपने साम्राज्य का विस्तार करे और दूर दूर तक इसका नाम हो, ठीक। तो यहीं से जो है फिर बिंबिसार का साम्राज्य बड़ा होता है, फिर इसका पुत्र आता है, ऐसे ही लगातार चलता रहता है। तो अभी हम लोग इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बिंबिसार के बारे में, बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। एक बार फिर से हम आपका रिवाइज करा दे रहे हैं, बिल्कुल ध्यान समझ लीजिएगा। अगर सबसे पहले आपको समझना है कि मगध का राजवंश, मगध का उत्कर्ष होता है, मगध के उत्कर्ष में ये राजवंश में बढ़ता है। तो सबसे पहला वंश आपका आता है बृहदत्त वंश, फिर आता है आपका हर्यक वंश, फिर आता है शिशुनाग वंश, फिर आता है नंद वंश, फिर मौर्य वंश, ठीक। इतने वंश आपके आते हैं। इनमें आपके जो है राजा होते हैं। राजा होने के बाद फिर यहां से हम लोग बृहदत्त वंश के बारे में पढ़ते हैं। इसका संस्थापक आपको पता है बृहदत्त है, और इसका जो पुत्र होता है वो होता है जरासंध। यह एक प्रकार का वीर एवं प्रतापी राजा होता है, जो कि क्या करता है, अपना ये उत्तरी भारत में अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। इसका साम्राज्य विस्तार में क्या होता है, काफी लोग मतलब साम्राज्य विस्तार में इसका विरोध करते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर भीम एवं जरासंध के मध्य मल्ल युद्ध होता है, जिसमें से जरासंध की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद आपका रिपुंजय आता है, और रिपुंजय बृहदत्त वंश का अंतिम शासक होता है। और इसके बाद इसका मंत्री जो होता है, रिपुंजय का मंत्री होता है पुलिक।
वो क्या करता है, रिपुंजय की हत्या करके अपने पुत्र को गद्दी पर बैठा देता है। यहीं से इस वंश का अंत हो जाता है, बृहदत्त वंश का अंत हो जाता है। फिर आता है हर्यक वंश, और हर्यक वंश में इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है बिंबिसार को, जो कि 544 बीसी से 492 बीसी तक चलता है, और इसका उपनाम श्रोणिक होता है, जो कि हम लोगों को जैन ग्रंथ के माध्यम से मिला। ठीक, फिर इसके बाद आता है सेनिया, मतलब इसे सेनिया भी कहा जाता है क्योंकि यह अस्थाई सेना को रखता था। स्थायी सेना रखने के कारण इसे सेनिया कहा जाता है। बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता था। ठीक, बिंबिसार को वास्तविक संस्थापक माना जाता था। अब इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में बिंबिसार को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।